दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत मनु और कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विशेष रूप से राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अध्ययन के क्रम में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार टीआरई परीक्षा आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक मनु और कौटिल्य से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार। सबसे पहले हम मनु के बारे में जान लेते हैं। तो मनु दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति है, जो राज्य की उत्पत्ति, राज्य के दैवी कर्तव्य, धर्म, कानून, दंड व्यवस्था और चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। मनु ने एक केंद्रीकृत सुशासित राजतंत्र का समर्थन किया, जहां राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर धर्म की रक्षा करता है और प्रजा का कल्याण करता है। राज्य के दैवी उत्पत्ति के संबंध में मनु का कहना है कि राजा 8 देवताओं इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर का अंश है, इसलिए राजा का पद दैवी है और वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इसी तरह मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का समर्थन किया है और राजधर्म के अंतर्गत उन्होंने राजा के कर्तव्यों की व्यवस्था की है। यानी राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म यानी कानून और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना, प्रजा को सुरक्षा करना और उनके साथ होने वाले अन्याय को समाप्त करना है। इसी तरह मनु ने दंड व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार यदि राजा न्यायपूर्वक दंड का प्रयोग नहीं करता तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। मनु ने राज्य में सामाजिक स्थिरता के लिए 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को जरूरी माना है, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और कर प्रणाली के बारे में भी मनु ने राजा को प्रजा की आय का 1/6 यानी छठा भाग कर के रूप में लेने का अधिकार दिया है। साथ ही परराष्ट्र नीति यानी मंडल सिद्धांत में मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए मंडल सिद्धांत और षाडगुण्य नीति का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर मनु एक व्यवस्थित और अनुशासित समाज के समर्थक थे, जहां राजा यानी राज्य का काम धर्म और सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करना था। इसी तरह कौटिल्य यानी चाणक्य जो हैं, उनके जो राजनीतिक विचार हैं उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलते हैं। ये राज्य के संचालन, प्रशासन, कूटनीति, अर्थनीति, युद्ध कला का एक यथार्थवादी खाका प्रस्तुत करते हैं। उनके दर्शन का केंद्र बिंदु एक शक्तिशाली राज्य और शक्तिशाली राजा है। उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है और जन कल्याणकारी राज्य और मंडल सिद्धांत जो कि विदेश नीति, ये कौटिल्य के विचारों में प्रमुख है। उनका मानना था कि राजा का मुख्य उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना और प्रजा के सुख यानी खुशी में वृद्धि करना है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। इन्होंने राजतंत्र के प्रबल समर्थन करते हुए राजा को राज्य का केंद्र बिंदु माना है, जो कि योगक्षेम यानी प्रजा के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। कौटिल्य ने कल्याणकारी राज्य की बात की है। उनका कहना है कि राजा का काम है कि वो जन कल्याण को सर्वोच्चता दे। साथ ही साथ अर्थशास्त्र और राजनीति जो है, कौटिल्य ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान माना और बताया कि राज्य की शक्ति के लिए धन यानी अर्थ सृजन और मजबूत सेना बहुत जरूरी है। विदेश नीति कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके अनुसार शत्रु का शत्रु मित्र होता है और राजा को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए साम, दाम और दंड भेद की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की सुरक्षा और मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो आइए विस्तार में सबसे पहले मनु के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक मनु। दोस्तों, मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। मनुस्मृति जो है, ये मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन के सभी पक्षों की व्याख्या करता है।
और मनु के जो विचार हैं वो मानव शास्त्र या धर्म शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं। इनका ग्रंथ मनुस्मृति, मनु संहिता, मानव शास्त्र, मानव धर्मशास्त्र या मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इनको मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है और ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति का उल्लेख मनु की संतान के रूप में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा मनु का काल जो है ये महाभारत युद्ध से लगभग 25 पीढ़ी पहले का माना जाता है और आचार्य मनु को मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम मनु संहिता या मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन के सभी पक्षों की व्यवस्था और व्याख्या की गई है और ये धर्मशास्त्र पर लिखा गया प्रबंध है। आइए मनुस्मृति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उनको जान लेते हैं। तो मनुस्मृति में प्रारंभ में लगभग 1,00,000 श्लोक थे जो वर्तमान संस्करणों में कम होकर 2,694 श्लोक ही रह गए हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2,694 श्लोक हैं। याद रखिएगा, मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2,694 श्लोक हैं। कुछ विद्वान 2,685 श्लोक मानते हैं। मनुस्मृति का दार्शनिक आधार केवल आदर्शवादी ही नहीं बल्कि भौतिकवादी भी है, इसलिए दोनों विचारों का सम्मिलन इसमें पाया जाता है। मनुस्मृति का विषय वस्तु एकांगिक नहीं बल्कि बहुत व्यापक है। ये सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों का गहन विवेचना करने के साथ आचार संहिता भी प्रस्तुत करता है, यानी मनुष्य को सामाजिक जीवन में किन नियमों का पालन करना है वो सभी मनुस्मृति में वर्णित है। मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य के 7 अंगों का उल्लेख है जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें स्वामी, आमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और सुहृद यानी मित्र होते हैं और राज्य के इन 7 अंगों को सप्तांग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैसे आज अगर जो देखा जाए वर्तमान में राज्य के 4 अंग माने जाते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि और मनीषी थी, विचारक थे, उन्होंने राज्य को 7 अंगों से युक्त यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आप जानते हैं, इसमें ये माना जाता है कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख मिला है और मनुस्मृति में कहा गया है कि ईश्वर ने राजा का सृजन तब किया जब सृष्टि में अराजकता यानी मत्स्य न्याय क्या होता है? तो मत्स्य न्याय ऐसी स्थिति होती है जब अराजकता की स्थिति होती है, समुद्र में या तालाब में जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, यानी जो शक्तिशाली है वो छोटों को या कमजोर को दबा देता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे चारों ओर भय और आतंक का वातावरण हुआ था। उस समय ईश्वर ने राजा का सृजन किया और मनुस्मृति में राजा को देवत्व यानी देवता के समान जो है दर्जा दिया गया है, उसे सर्वमान्य बनाया गया है। मनु के अनुसार राजा 8 शक्तियों के सम्मिलन से निर्मित हुआ है। याद रखिएगा, राजा जो है 8 देवताओं के जो गुण हैं उनसे मिलकर 8 गुणों से युक्त है। इसमें वायु, यम, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र और कुबेर हैं। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि राजा का निर्माण किन 8 देवताओं के अंशों से हुआ है। तो ये है मनुस्मृति के अनुसार राजा 8 शक्तियों के सम्मिलन से निर्मित हुआ है। यम, वायु, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र और कुबेर। तो राजा जो है, राजा या राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और ईश्वर ने ही राजा का निर्माण किया है ताकि पृथ्वी पर अराजकता या मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त किया जा सके। मनु ने राजा के चरित्र को इतना ऊंचा उठा दिया है कि वो देवतुल्य यानी देवता के समान बन गया है और मनु के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा अपनी प्रजा के धन धान्य का 6ठा भाग वसूलने का अधिकारी है, यानी जो टैक्स सिस्टम है या कर व्यवस्था है उसमें मनु राजा को उनकी प्रजा की सुरक्षा या पालन पोषण के लिए
छठा भाग, उनकी आय का छठा भाग वसूलने का अधिकारी माना है। इसके साथ ही वह सबके पाप पुण्य के छठवें भाग का भी अधिकारी होता है। मनु प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में सामान्य रूप से ये माना जाता है कि यदि राजा ईश्वर का अंश है या ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वो कोई गलती नहीं कर सकता है। इसलिए मनु प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की आज्ञा नहीं देती है। ये तत्कालीन जो है समय में भी उतना ही तत्कालीन समय में ज़्यादा प्रासंगिक रहा होगा, क्योंकि जब अराजकता की स्थिति थी तो उस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता महसूस की गई होगी कि कोई भी उसकी अवज्ञा न करे और उनके जो है विद्रोह न करे, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद आइए मनुस्मृति में वर्णित दंड के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। दंड जो है राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मनु के अनुसार राजा की सृष्टि के पूर्व मत्स्य न्याय की स्थिति व्याप्त थी। मत्स्य न्याय की स्थिति में सबको एक दूसरे की ओर से भय होता है। मानव जाति को मत्स्य न्याय की स्थिति से उबारकर शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करना दंड का प्रमुख कार्य था। मनु के अनुसार सही मायने में दंड ही प्रजा पर शासन करता है, राजा तो दंड प्रयोग का माध्यम है। दंड मनुष्य को धर्म पथ से विचलित होने से रोकता है। इस प्रकार दंड जो है ये धर्म का प्रहरी है, ऐसा मनु का मानना है। दंड मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए विवश करके संसार में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है। तो ये जो मनु का दंड संबंधी विधान है ये राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। 7 अंगों में स्वामी अमात्य पुर, राष्ट्र कोष, दंड और सुहृद है। तो दंड से ही सामाजिक व्यवस्था की स्थिति या सामाजिक सुव्यवस्था स्थापित होती है। दंड का प्रयोग करने का माध्यम जो है वो राजा होता है। मंत्रिपरिषद के बारे में मनु के क्या विचार हैं? तो मनु के अनुसार राजनीतिक संगठन में मंत्रिपरिषद का विशेष महत्व है। मनु राजपद के लिए क्षत्रिय को उपयुक्त मानते हैं, यानी राजा कौन होगा वो क्षत्रिय होगा। मनु द्वारा मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कुल 7 या 8 सचिव रखने का उल्लेख मिलता है और मनु मंत्रिपरिषद पर नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें आवश्यक मानते हैं, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति के मामले में परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शास्त्रों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। मंत्री को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र में दक्ष होना चाहिए। मंत्री को धैर्यवान और शौर्यवान होना चाहिए। मंत्री को परीक्षित होना चाहिए, यानी परीक्षा पास करने पर ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री आलस्य रहित, चतुर और प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए। तो ये निश्चित है कि मंत्रिपरिषद में राजा के जो सहायक होते हैं, जो 7 या 8 लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, वो सभी गुणों से युक्त होने चाहिए ताकि राजा के कार्य में सहायता मिले और राज्य का संचालन ठीक ढंग से हो सके। इसके अलावा मनु के द्वारा वर्णित परराष्ट्र या विदेश नीति क्या है? तो मनु के अनुसार मंत्रणा के अनुसार किए गए निर्णय में ही परम कल्याण निहित है, यानी मंत्रिपरिषद और राजा सहित कोई भी नियम कानून, जो भी आपसी बातचीत, विवाद या मंत्रणा के अनुसार जो निर्णय लिया जाता है उसी में राज्य का और राज्य के लोगों का कल्याण निहित है। मनु ने मंत्रणा के लिए 6 लक्षणों वाली नीति का विवरण दिया है, जो प्राचीन भारत की कूटनीति और राज्य शिल्प के आधार हैं। मंत्रणा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो देखिए, पहला है संधि। तो ये 2 समान शक्तिशाली राजाओं के बीच तात्कालिक या भविष्य में लाभ की दृष्टि से किया गया समझौता है संधि। विग्रह क्या होता है? तो ये संधि का प्रतिलोम है। इसमें प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है यान या अभियान। तो किसी दूसरे पर आक्रमण करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई, जो विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर या फिर मित्र की सहायता के लिए की जा सकती है। इसके अलावा आसन से आशय ऐसी नीति अपनाने से है जिसमें शत्रुओं को आपस में लड़ने दिया जाए और स्वयं को कुछ समय के लिए युद्ध से तटस्थ कर लिया जाए। संश्रय एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत शत्रु से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा के शरणागत यानी संश्रय में हो जाता है।
और छठा द्वैधी भाव है। तो द्वैधी भाव से आशय एक ऐसी नीति से है जिसके अंतर्गत राजा सेना के दो भाग करके एक को सेनापति के पास भेज देता है और दूसरे भाग को अपने निरीक्षण में रख लेता है। तो मनु का जो परराष्ट्र नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मंत्रणा के लिए 6 लक्षणों वाली नीति का विवरण दिया गया है ताकि कूटनीति और राज्य शिल्प जो है संचालित हो सके सही ढंग से। संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधी भाव ये जो है मंत्रणा के प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर विदेश नीति का संचालन किया जा सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन और तथ्य हैं जो परीक्षाओं के लिए मनु से संबंधित। तो आचार्य मनु के अनुसार इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन और चंद्रमा से आनंद प्रदान करने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्माण हुआ है। तो राजा के शरीर का निर्माण 8 देवताओं के अंशों से हुआ है, याद रखिएगा। मनु के अनुसार जब प्रभु ने देखा कि अराजकता की स्थिति के कारण संसार में सभी लोग भय से इधर उधर भाग रहे हैं, तब उसने इन सभी की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया, यानी राज्य के दैवीय उत्पत्ति का समर्थन मनु ने किया है। मनु के अनुसार धर्म की रक्षा होने पर राजा सबसे छठे भाग का अधिकारी होता है। धर्म की रक्षा न होने पर वह अधर्म के छठवें भाग के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी टैक्सेशन या कर व्यवस्था में मनु का मानना है कि राजा को प्रजा के आय का छठा भाग कर के रूप में वसूलना चाहिए। मनु के अनुसार राजा का अपमान, उसके प्रति विद्रोह या राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है जिसका प्रतिकार मृत्युदंड के द्वारा होना चाहिए। तो मनु ने किसी प्रकार से भी राजा के विद्रोह या उसके अपमान या एक तरह से राजा के विरुद्ध विद्रोह का समर्थन नहीं किया है। मनु का दंड के बारे में कहना है कि जब लोग निद्रावस्था में होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। ये मनु का कथन है। जब लोग सोते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है। इसके अलावा मंत्रणा के बारे में मनु का कहना है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोश से हीन होने पर भी ऐसा राजा पृथ्वी का भोग करता है। तो मंत्र या एक तरह से इसको कहा जाए नीति है। तो राजा को जो अपनी नीति अपनानी चाहिए विदेशी राज्यों के प्रति या परराष्ट्र नीति, वो इन 6 आधारों पर निर्मित होनी चाहिए: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। अगला है कि मनु के अनुसार राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति या अपयश तथा मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। तो ये मनु के प्रमुख कथन हैं। देखिए, मनु का कहना है कि जो राजा प्रशासन स्वयं चलाने का प्रयास करता है वह एक मूर्ख राजा है, क्योंकि मंत्रि परिषद की सहायता से राज्य चलाना चाहिए, तभी जो है कई लोगों की राय मिलकर प्रजा का कल्याण और हित हो सकता है। मनु का ये भी कहना है कि धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह का कल्याण। तो ये मनु का कहना है और मनु के अनुसार व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक जरूरी है। और देखिए, मनु स्त्री, पुत्र और शूद्र तीनों सदा संपत्ति विहीन ही होते हैं मनु के अनुसार, क्योंकि इनकी संपत्ति इनके पालनकर्ता या मालिक की होती है। तो ये था मनु से संबंधित महत्वपूर्ण विचार और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए कौटिल्य के बारे में जानते हैं। कौटिल्य जो है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विचारक हैं। 3री सदी ईसा पूर्व। देखिए, कौटिल्य या चाणक्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व के विचारक हैं और उनके जो राजनीतिक जो विचार हैं उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलते हैं। और ये कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अर्थशास्त्र है वो यथार्थवाद पर आधारित ग्रंथ है। जीवन परिचय जानते हैं। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी मिलता है। कौटिल्य को कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके
मौर्य साम्राज्य या विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अब आइए अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला पर महान रचना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र यानी इसको इकोनॉमिक्स का ग्रंथ नहीं बल्कि ये राजनीति और शासन कला पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र के प्रारंभ में कौटिल्य ने 4 विद्याओं का उल्लेख किया है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसमें अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय दंड नीति है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है और इसमें कुल 15 अधिकरण हैं। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और इसमें विशेषकर मजबूत सरकार या राज्य को कैसे मजबूत या शक्तिशाली बनाया जाए, कानून का शासन कैसे स्थापित किया जाए और कैसे नीतियां बनाई जाएं जो प्रजा का कल्याण करे, इन सब के बारे में जो है, इन सब विचार या शासन कला के इन विचारों के बारे में अर्थशास्त्र में वर्णन है। आइए कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को देखते हैं। कौटिल्य ने राज्य को स्वयं में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है और राज्य के हित के लिए उन्होंने नैतिकता के सिद्धांत को भी परे रख दिया है। तो एक प्रकार से कौटिल्य जो है आधुनिक काल के मैकियावेली के जो विचार हैं वो कौटिल्य के विचारों में पहले ही आ गए थे, क्योंकि मैकियावेली भी यथार्थवादी राजनीति या यथार्थवादी विचारों की बात करता है कि राज्य की सुरक्षा और शक्तिशाली बनाने के लिए नैतिकता का परित्याग कर दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के राजदर्शन में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं, जबकि मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। दंड नीति जो कि अर्थशास्त्र का मूल विषय है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दंड नीति के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि राजा को दंड नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जो राजा इन उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करता है उसकी कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। कौटिल्य के अनुसार दंड के 4 उद्देश्य थे। कौन कौन से? एक तो अलब्ध की प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। जिस वस्तु को प्राप्त करना है लेकिन अभी वह प्राप्त नहीं हुई है, उसे कैसे प्राप्त करना है, ये दंड नीति का पहला उद्देश्य है। दूसरा है लब्ध का परिरक्षण, यानी जो कुछ प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा कैसे की जाए। तीसरा है रक्षित का विवर्धन, यानी कोई वस्तु प्राप्त हो गई है जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए। और चौथा जो उद्देश्य है दंड नीति का वो है विवर्धित या सुपात्रों में विभाजन। जिस वस्तु की बढ़ोतरी की गई है उसे उपयुक्त पात्रों में समान रूप से वितरित कैसे किया जाए, ये दंड नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, जो प्राप्त हो गया हो उसकी रक्षा, और जो प्राप्त है जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, और जो विवर्धित वस्तु है उसको उस उचित जो है रूप से उनको कौन कौन से लोगों को प्राप्त होना चाहिए उनमें कैसे विभाजन किया जाए। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने नहीं बल्कि मनु ने किया था सबसे पहले। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित होता है और ये तत्व एक दूसरे से इतने निकट जुड़े हैं जैसे शरीर के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें राज्य के अंगों की संज्ञा दी जाती है और इन अंगों से ही राज्य जैसे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। राज्य के 7 अंगों को स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, ये राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी कौन होता है? ये राजा है। इसकी तुलना राजा के सिर से की गई है। दूसरा देखिए, आमात्य यानी मंत्री, ये राज्य की आंखें हैं। सुहृद यानी राजा के मित्र, ये राज्य के कान हैं। कोश यानी जो है कोष यानी धन संपदा, ये जो है राज्य का मुख है। सेना या दंड, ये राज्य का मस्तिष्क है। दुर्ग, ये राज्य की बाहें हैं।
पुर या जनपद यानी भूमि और प्रजा ये राज्य की जंघाएं हैं। तो ये जो हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग और उनके क्या प्रतीक हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। और राज्य के सप्तांग सिद्धांत के सावयव स्वरूप या शारीरिक स्वरूप का निरूपण करता है। ये केवल सावयव शरीर का निरूपण करता है, बल्कि ये बताता है कि राज्य के किस अंग का कौन कौन सा कार्य है, ताकि राज्य को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाया जा सके। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रभुसत्ता सिद्धांत का भी वर्णन किया है, और इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा की स्थिति और शक्तियों का जो विवरण दिया है उसे पाश्चात्य चिंतन के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रभुसत्ता सिद्धांत कहा जा सकता है। कौटिल्य जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत देते हैं उसमें स्वामी यानी राजा को सर्वोच्च और प्रधान अंग मानते हैं, और राजा की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य यूरोप में प्रचलित सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के समान मत स्वीकार करते हैं, जिसमें अराजकतापूर्ण प्राकृतिक दशा का अंत करने के लिए प्रभुसत्ता यानी राजा का जन्म होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा में जो गुण होने चाहिए वो ये कि वो ऊंचे कुल का होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, वृद्ध जनों की बात सुनने वाला यानी मानने वाला होना चाहिए, और वो कृतज्ञ होना चाहिए, उसमें उत्साह अधिक होना चाहिए, सही बोलने या सत्य भाषण करने वाला होना चाहिए, और सामंत राजाओं को अपने वश में करने में समर्थ होना चाहिए। ये राजा के गुण हैं, तभी राज्य को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाया जा सकता है और प्रजा की रक्षा और उनके सुख में वृद्धि की जा सकती है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को एक दिन में 24 घंटे 16 घड़ियों में बांटा है और रात्रि की पृथक चर्चा का वर्णन किया है। यानी राजा के जो कार्य हैं वो दिन में किस तरह से कार्य होने चाहिए उनका विभाजन भी कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का वर्णन भी बड़े विशद रूप में किया गया है। अब देखिए, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है, और राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। कौटिल्य कहते हैं कि राजा और प्रजा में पिता पुत्र का संबंध होता है, इसलिए राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा में कोई त्रुटि न रहने दे, क्योंकि इसी दायित्व को स्वीकार करने पर ही प्रजा उसे भाग यानी कर देती है। राजा का प्रमुख धर्म वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और किसी को भी अपने धर्म से विचलित न होने देना है। यानी धर्म जो है अपने कर्तव्यों से भी उस समय जुड़ा हुआ था, तो वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और धर्म से विचलित न होने देना, ये राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। इसके अलावा राजा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग किस प्रकार करना है ये बताता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को 8 प्रकार के दैवीय विपत्तियों का निवारण करना चाहिए, जो है आग, महामारी, बाढ़, दुर्भिक्ष यानी अकाल, चूहा, सांप, शेर और भूत प्रेत। इन 8 प्रकार के दैवीय विपत्तियों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए राजा को। राजा पर जो है राजा अनियंत्रित या पूरी तरह निरंकुश नहीं है। कौटिल्य ने राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाए हैं, जैसे कुछ व्यवहारिक नियंत्रण, उस पर कुछ धार्मिक नियंत्रण होता है, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण और जनमत का नियंत्रण, क्योंकि कौटिल्य ने राजा को पूरी तरह से निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं होने दिया है, ताकि प्रजा के ऊपर जो है इस तरह का जो है अनियंत्रित शासन न हो, प्रजा का कल्याण हो सके। इसीलिए राजा के ऊपर उसने कुछ धार्मिक मंत्रिपरिषद और जनमत का नियंत्रण स्थापित किया है। कौटिल्य के विचारों में अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य के प्रशासन में सुरक्षा और विदेश संबंधों के संचालन के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत बनाया है। मंडल सिद्धांत के आरंभिक संकेत ऐसे तो मनुकृत मनुस्मृति में मिलते हैं, लेकिन कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा
एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने कुशल शासक की कल्पना विजिगीषु यानी जीतने की इच्छा रखने वाले शासक के रूप में की है, जो देश के अनेक राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है विजिगीष राजा की संकल्पना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजिगीष राज्य का सीमावर्ती राज्य का उसका स्वाभाविक शत्रु जो है होता है, यानी जो भी जीत की इच्छा रखने वाला राजा होता है उसका सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता है। इसी तरह शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु होता है, जबकि विजिगीष के शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। विजिगीष और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा राज्य इन दोनों में से किसी का भी शत्रु या मित्र होता है, इसलिए उसे मध्यम कहा जाता है। ये विजिगीष या उसके शत्रु दोनों में से किसी के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। अगला है वह राज्य जो विजिगीषु तथा उसके शत्रु राज्य की सीमाओं से परे हो, वह स्वभावतः इन दोनों में से न तो किसी का शत्रु होता है न मित्र होता है, इसलिए ऐसे राज्य को उदासीन कहा जाता है और ये अपनी इच्छा से किसी राज्य के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत विजिगीषु, उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन राज्यों के संयोग से 4 मंडल या समूहों का निर्माण होता है, जिसको इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आक्रांदासार जो है आक्रांदा का मित्र है। पार्श्वग्राहसार पीठ के शत्रु का मित्र है। आक्रांदा जो है पीठ का मित्र है। पार्श्वग्राह पीठ का शत्रु होता है। मध्यम जो राज्य होता है उसमें विजिगीष और जो है उसके दुश्मन के बीच का राज्य होता है। मित्र और अरिमित्र यानी दुश्मन का मित्र इसमें शामिल हैं। और उदासीन जो होता है उदासीन उसमें शत्रु और अरिमित्र मित्र होते हैं। तो ये मंडल कैसे बनते हैं, जो मंडल हैं ये कैसे बनते हैं, तो देखिए पहला मंडल जो बनता है इसमें विजिगीष, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। दूसरे मंडल में विजिगीष का शत्रु होता है, शत्रु का मित्र होता है और शत्रु के मित्र का मित्र होता है। तृतीय मंडल में मध्यम होता है, उसका मित्र होता है और उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। चौथे मंडल में उदासीन होता है, उसका मित्र तथा उसके मित्र का मित्र शामिल होता है। तो कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? पहले मंडल में 3 राज्य, दूसरे में 3, तीसरे में 3 और चौथे में 3। तो कुल राज्यों की संख्या मंडल में 12 हो जाएगी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इन 4 मंडलों के संयोग से एक बृहद राजमंडल का निर्माण होता है। प्रत्येक मंडल में 3-3 राज्य शामिल होते हैं, इसलिए बृहद राज्य मंडल में कुल 12 राज्य हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति और राज्य को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था करता है। देखिए अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से कूटनीति और शासन कला का ग्रंथ है। कूटनीति और राज्य शिल्प के बारे में क्या व्यवस्था या क्या वर्णन किया है कौटिल्य ने, तो कौटिल्य ने कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है। आप सभी जानते हैं साम दाम दंड भेद। साम यानी शांति की नीति होती है, दाम यानी धन देकर अपने से शक्तिशाली राजा को तुष्ट करना, दंड यानी बल प्रयोग से अपने निर्बल राजा पर आधिपत्य स्थापित करना, भेद यानी आस पड़ोस के राजाओं के बीच आपस में फूट डालने की नीति, इसको साम दाम दंड भेद कहा जाता है। और कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन किया है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। तो मनुस्मृति में भी इसी तरह के जो है वर्णन किया गया था। संधि का मतलब शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दूसरे राज्य के साथ संधि करना, विग्रह युद्ध करने का निर्णय लेना, यान जो है युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना, आसन उदासीनता या तटस्थता की नीति होती है, संश्रय अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास होता है, और द्वैधी भाव एक राजा के साथ शांति की संधि करना जबकि दूसरे राजा के साथ युद्ध करने की नीति पर चलना, ये द्वैधी भाव है।
अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ स्मरणीय महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं होता है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख होता है। कौटिल्य का मानना है कि राजा को प्रजा के सुख की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि प्रजा के सुख से अलग राजा का कोई सुख नहीं है। इसी तरह कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं दोनों ही अर्थ हैं, और इनका अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने वाले उपायों का वर्णन किया गया है। शुक्र नीति में राज्य के अंगों की तुलना मानव शरीर से करते हुए ये कहा गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा यानी सिर के समान है, अमात्य आँख हैं, सुहृद कान हैं, कोश मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ हैं और राष्ट्र पैर हैं। और कौटिल्य के अनुसार यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। तो कुल मिलाकर अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति के लिए राज्य और राजा का निर्माण किया गया है। मनु और कौटिल्य दोस्तों प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के दो आधार स्तंभ हैं। मनुस्मृति धर्म आधारित शासन, सामाजिक व्यवस्था और दैवीय राजत्व पर जोर देते हैं, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र यानी यथार्थवादी राजनीति, राज्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तथा कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं। दोनों राजा को सप्तांग सिद्धांत के केंद्र में मानते हैं और धर्म आधारित न्याय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। संक्षेप में अगर जो हम देखें तो मनु का जो राजनीतिक विचार है वो राजधर्म और दैवी उत्पत्ति से संबंधित है। मनु ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है, लेकिन उसका मुख्य कार्य राजधर्म यानी प्रजा की रक्षा करना और धर्म पालन को सुनिश्चित करना है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राज्य की बात करता है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और भौतिक समृद्धि प्राप्त करना है, और कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों में मंडल सिद्धांत और विदेश नीति का व्यापक रूप से वर्णन किया है। और सक्षम प्रशासन के लिए कौटिल्य ने जासूस, गुप्तचर व्यवस्था और कर संग्रह के लिए बहुत ही मजबूत और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। और राजा के कर्तव्य के रूप में कौटिल्य ने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। दोनों में मुख्य समानता ये है कि मनु और कौटिल्य दोनों ही राज्य के सप्तांग सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राजा को कानून या धर्म के अधीन मानते हैं। अंतर जो मूल अंतर वो ये है कि मनु धर्म और नैतिक व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जबकि कौटिल्य राज्य के हित, सुरक्षा, शक्ति और यथार्थवाद को अधिक प्राथमिकता देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु और कौटिल्य से संबंधित प्रमुख राजनीतिक विचारों, उनके बीच समानता और अंतर को देखा। और ये वीडियो जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।